अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर सुहेल रशीद। आज हम बात करेंगे आला अदलिया में जजों की तैनातियों की। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट में 10 जजों की तकर्री की बाकायदा मंजूरी दे दी है। और इससे पहले आप जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजों की तकर्री हुई है, सिंध हाई कोर्ट में भी हुई है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी हुई है, अब लाहौर हाई कोर्ट की भी हो रही है। और 10 फरवरी को यानी आज से तकरीबन 9 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 8 मज़ीद जजों की तकर्री होने जा रही हैं। ये जो आला अदलिया में तकर्रियों का एक सिलसिला चल निकला है, ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो आइनी दरख्वास्तें हैं वो आइनी बेंच के सामने ज़ेर समाअत हैं और उनमें ख़ास तौर पे इन अदालती तकर्रियों के अमल को रोकने के लिए भी तमाम दरख्वास्त गुज़ारों की तरफ से कहा गया है और कहा गया है कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत फुल कोर्ट के सामने होनी चाहिए। मगर आइनी बेंच ने उस पर महज एक समाअत की है 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से, और वो समाअत भी अब तकरीबन 2 हफ्तों के बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। आज की जो तकर्रियाँ हुई हैं हम उसी से आगाज़ करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट में सुहेल रशीद साहब, आप इन तकर्रियों को कैसे देख रहे हैं? पेशावर हाई कोर्ट की जो तकर्रियाँ हैं वो आप नाम आपको अगर मैं बता दूं, जी नाम, उसमें कुछ हमें जो मालूमात बैकग्राउंड मिली हैं वो भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। सबसे ऊपर नाम है जनाब मिस्टर मोहम्मद तारिक आफरीदी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और ये चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी रहे हैं पाकिस्तान बार कौंसिल और मेंबर बार कौंसिल भी हैं। और इनके हवाले से कहा जाता है कि सुहेल रशीद साहब पहले भी इनका नाम कोई 3-4 साल पहले आया था। जो पुराना जुडिशल कमीशन था उन्होंने इनको नॉमिनेट किया, इनको रेकमेंड किया, मगर फिर इनका हल्फ नहीं हो सका। तो तारिक अफरीदी साहब ने यूँ किया कि हाई कोर्ट में रिट कर दी दरख्वास्त, हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया और हाई कोर्ट में शायद उनके हक में ये फैसला नहीं हुआ, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गए। नहीं ये और मिस हो रहा है, हल्फ क्यों नहीं हो सका? जब जुडिशल कमीशन पार्लिमानी उस वक्त कमेटी थी उसने भी इंडोर्स किया था, जुडिशल कमीशन ने रिकमेंड कर दिया तो बज़ाहिर उस वक्त की पार्लिमानी कमेटी ने इनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया ये और जिसके ख़िलाफ़ वो फिर पेशावर हाई कोर्ट गए और अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी चंद माह पहले ही उनका केस टेकअप हुआ। और उसके ऊपर जो है पिछले 4-5 साल से कहा जा रहा है कि ये अदालत के अंदर ये मामला चल रहा है और इनका हल कोई नहीं हुआ, मगर अब की बार उनको बाकायदा जो है पेशावर हाई कोर्ट के लिए जुडिशल कमीशन ने नामज़द कर दिया और अब मेरे ख्याल में उनका जल्द ही नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। तो ये बड़े ही एक दिलचस्प एक नामज़दगी है, नॉमिनेशन है और मुझे लगता है किया उन्होंने जज बनने के लिए, बिल्कुल जज बनने के लिए, लेकिन उन्हें मजबूर भी कर दिया ना। अब जाहिर बात है सोहेल, आप जिसका नाम रेकमेंड करें और वो ना हो तो उसकी भी एक रेपुटेशन पे असर तो पड़ता है। वो भी तो ये कहता है कि यार अगर अपॉइंट नहीं करना था तो फिर मेरा नाम उछाला क्यों गया मीडिया पे, तो ये भी एक बड़ा मामला होता है। दूसरा नाम है जी ये अब्दुल फयाज़ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। ये भी खैबर पख्तूनख्वा जो असम्बली जो खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल है उसके ये मेंबर रहे हैं और ये फ़ौजदारी मुकदमात में इनकी स्पेशलिटी है। मगर इनके बारे में कहा जाता है अब्दुल फयाज़ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि ये पहले हामिद खान ग्रुप में होते थे, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले, और ये वो टाइम था जब एक वोट की मदद से बार कौंसिल में हामिद खान ग्रुप जो था ना उसके पास वाइस चेयरमैनशिप थी। तो इन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की और उस एक वोट ने वो आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, उसको आप आसमान जहांगीर ग्रुप भी कह सकते हैं। तो उसके बाद वो बार कौंसिल के अंदर क़यादत तब्दील हो गई थी, इनकी एक वोट की तब्दीली से क़यादत ही तब्दील हो गई थी बार कौंसिल के अंदर। तो अब्दुल फयाज़ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो हैं साबिक़ मेंबर बार कौंसिल ये रहे हैं, ये इनको अब पेशावर हाई कोर्ट के लिए नामज़द किया गया है। फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से 2 नाम हैं, मिस फ़रा जमशेद हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और मिस्टर इनामुल्लाह खान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इन दोनों के हवाले से हमारे पास कुछ ज़्यादा मालूमात अभी नहीं हैं। फिर एडवोकेट साबितुल्लाह खान हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और इनके हवाले से भी कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। एडवोकेट आपने जजेस का नाम लिया तो मेरा ख्याल खातून इन तमाम 10 में एक यही है ना? बिल्कुल यही है, फ़रा जमशेद। में कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के
लॉ चैम्बर से कभी ये वाबस्ता रही हैं माजी में जब वकील थी, वो इस तरह की बात है, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन इसका मतलब है कि इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के लॉ चैम्बर से अगर वाबस्ता रही हैं तो फिर तो ये कोई काम करने वाले और प्रोफेशनल लॉयर ही होंगे, क्योंकि एक रेपुटेशन तो है और जस्टिस मंसूर अली शाह की भी है। आपने बताई कि ऊपर पूरे ग्रुप की चेंज हो जाती हैं तो चैम्बर से हम ये नहीं कह सकते कि क्या इनकी नॉमिनेशन भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने दी है या नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड अभी तक वो सामने नहीं आया। फिर उसके बाद साबितुल्लाह खान एडवोकेट है, इनके भी कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है, ये भी पेशावर हाई कोर्ट के लिए नॉमिनेट हुए हैं। एडवोकेट सलाउद्दीन हैं। अब यहाँ पे सोहेल रशीद साहब, मुझे इस बात का अफसोस है कि ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना बड़ा इदारा है, इसका अलहदा से सेक्रेटेरिएट भी बन गया है, मगर जब नाम की फहरिस्तें आती हैं तो उसमें नाम फर्स्ट नेम तो होता है, सेकंड नेम का पता ही नहीं होता। यानी अगर ये रिकॉर्ड जुडिशल कमीशन के पास नहीं है कि एक जज एक शख्स बनने जा रहा है पेशावर हाई कोर्ट का और उसका पूरा नाम ही नहीं है। अब ये सलाउद्दीन ठीक है, एक नाम है, लेकिन सलाउद्दीन खान है, मोहम्मद सलाउद्दीन है, मतलब जुडिशल कमीशन भी इतनी लापरवाही का मुजाहरा करता है कि एक हाई कोर्ट के जज तैनात हो रहा है और उनका पूरा नाम तक जो है अपनी प्रेस रिलीज में नहीं लिखते, तो इससे कन्फ्यूजन भी पैदा होती है। तो इधर सिर्फ लिखा है मिस्टर सलाउद्दीन एडवोकेट, दैट्स इट। जो इसके वाले से हमें मालूम हुआ है कि ये बन्नू बेंच में इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस रही है, पेशावर हाई कोर्ट के बन्नू बेंच में लकी मरवत से इनका ताल्लुक़ है और ये फ़ौजदारी मुकदमात में स्पेशलाइज़ करते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर सादिक अली सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के रुकन रहे हैं और साबिक वाइस चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल भी रहे हैं। और उसके बाद फिर सैयद मुदस्सर अमीर हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और जो सैयद मुदस्सर अमीर हैं उनके हवाले से ही कहा जाता है कि ये कॉर्पोरेट की फील्ड में ज़्यादा स्पेशलाइज़ करते हैं। और फिर उसके बाद मिस्टर औरंगज़ेब हैं। औरंगज़ेब साहब भी बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं और ये अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर नहीं बने, इनको फ़िटनेस मिल गई थी, लेकिन 2 साल से इनको इंटरव्यू का टाइम सुप्रीम कोर्ट में एनरोलमेंट कमेटी ने नहीं दिया, तो और अभी सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस इनको नहीं मिला। एक दिन जज बन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। जी हाँ, पेशावर हाई कोर्ट के जो हैं ये अब जज इनके नॉमिनेट किया गया है। ये अपनी फैमिली में ये पहले वकील हैं और पहले अब जज होंगे कानून की। 10वें नंबर पे तो कोई काजी साहब आ गए। अच्छा 9वें नंबर पे औरंगज़ेब साहब हैं। ये मंगोरा बेंच में इनकी प्रैक्टिस रही है और इनके हवाले से एक केस जो है हमें याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इन्होंने केस किया था कि ये इंस्पेक्शन कमीशन जो है इसको बंद कर देना चाहिए, ये लोगों को हरास कर रहा है और जो कंप्लेंट्स थी वो अनोनिमस कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन लेता था। तो इसके ऊपर 2021 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस इंडिविजुअल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ थी वो तो रोक दी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन जो था उसको बंद करने का हुक्म नहीं दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंस्पेक्शन कमीशन को बहाल रखा था। इसके अलावा और भी काफ़ी ये मंगोरा बेंच में पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन वगैरह करते रहे हैं। फिर 10वें नंबर पे काजी जवाद एहसानुल्लाह हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, पेशावर कैंट के रिहायशी हैं, छावनी के, और ये पेशावर हाई कोर्ट के ही नॉमिनी हैं। और ये सरप्राइज एंट्री भी है आज की। अच्छा, 10वां नंबर। हाँ, यही वो 10वां नंबर। हाँ, क्योंकि आज 10वां नंबर था नहीं एजेंडे में। अच्छा, ये तो बाद में शामिल हुआ है। आज तो 9 के लिए इजलास था ना, 9 का इजलास था और फिर खबर आई कि 10 की मंजूरी हो गई, तो पहले तो हमारी दौड़े यही लगी कि भाई 10 कैसे। वो खैर पता चला जी कि अंदर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट उन्होंने ये कहा जी कि 10 चाहिए, तो फिर उधर वोट हो गया और 10 हो गए। अपोजिशन के अरकान ने और लॉ मिनिस्टर KP ने ज़रा ये कहते हैं कि इसको ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि 10वें के अगेंस्ट अगर हमने अपनी नॉमिनेशन नहीं दे रखी तो कैसे हम करें, इसके लिए आप अलग टाइम दें। आज 9 के लिए था, लेटर्स वगैरह भी दिखाए गए कि जी ये सारे आपने में इसमें तो जिक्र नहीं है, तो क्या उन्होंने कहा नहीं जी बस वोटिंग से हो गया ना कि इनको करना चाहिए या नहीं, पहले वो और फिर उनके हक में वोट दे के तो बन गया। तो डेमोक्रेसी तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री थी लास्ट मोमेंट में जिससे भी थी, लेकिन ये लग गए हैं। अब लेकिन इसे एक और सवाल आ गया है ना जो मेरे जहन में है कि अब ये तो प्रेसिडेंट बन गया कि जुडिशल कमीशन के इजलास में अगर आपने इजलास बुलाया हुआ है 8 या 9 के लिए, तो उधर चीफ जस्टिस रेलिवेंट कह दें कि नहीं इतने चाहिए, तो फिर वो वोटिंग होगी और वो ज़्यादा हो सकते हैं। अब 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस बाजार लगने जा रहे हैं, तो अगर चीफ जस्टिस कह देते हैं जी कि नहीं आप तो 34 तक आप लगा सकते हैं सारे, तो एक ही दफ़ा सारे फिल कर दो रोला। लेकिन इनका नाम जो है वो नॉमिनीज में तो शामिल होगा, नॉमिनीज में शामिल है, लेकिन उन 9 वैकेंसीज के अगेंस्ट है ना।
कि इन पे करें जी। तो जो लोग रिकॉर्ड पढ़ के तैयारी करके जहन बना के आए हुए हैं कि इन 9 जजों को लगाना है, अचानक उनको बताया जाता है कि आपने 10वें के लिए भी वोटिंग करनी है। तो इसका मतलब है जुडिशल कमीशन के अरकान को ज़्यादा वक्त नहीं दिया गया अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड के लिए। एक जज की अपॉइंटमेंट का मामला हाई कोर्ट में कोई मजाक तो नहीं है जी। और 10 जजेस आपने अपॉइंट करने हैं और इजलास हुआ कितनी देर है? देखें ना आप, 11 बजे का टाइम था, 11:15 तक शुरू हुआ और 12 साढ़े 12 ख़त्म होकर जा चुके थे। हालांकि यहीं पर पीछे जुडिशल कमीशन के इजलास हुए हैं, बड़े तवील हुए हैं, बड़े काफ़ी देर जारी रहे। तो इसका मतलब है कि बड़ा पिन पॉइंट था। जो गवर्नमेंट मेंबर्स हैं उन्होंने आके कहा होगा जी इस पे वोटिंग, तो वो उन्होंने वैकेंसीज फिल कर ली। तो बाकी तो ख़त्म हो गया मामला ना। तो ये कहाँ तक ये बात कहाँ तक जाएगी? अब ये 10 फरवरी को जो जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 8 कहा जा रहा है कि अपॉइंटमेंट्स होनी है, 8 हाई कोर्ट से जजेस को लाया जाना है। तो क्या ये भी मुमकिन है कि वहाँ पे भी जो है चीफ जस्टिस ये फैसला कर लें कि नहीं जी हमने 8 की बजाय आज 20 जज लगाने हैं, क्योंकि 34 की गुंजाइश है ना। तो मेरे ख्याल में 17 मज़ीद लग सकते हैं। 34 टोटल अब कानून के मुताबिक तादाद होगी। इस वक्त 18 ना, काजी साहब के जाने के बाद एक सीट पहले से भी खाली है ना, तो 18 ऊपर से और मेरा ख्याल आने। तो क्या ये तो एक प्रेसिडेंस बन गया ना कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए अचानक कहा जाए कि नहीं जी हमने 8 नहीं लगाने सुप्रीम कोर्ट में, हमने 18। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे जहन में यही सवाल है कि प्रेसिडेंट आज बन गया है, तो उसने अगर चीफ जस्टिस साहब कह देते हैं जी कि हमने ज़्यादा लगाने आज, तो ज़्यादा लग जाएंगे। तो ये तो फिर चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा जजेस की अपॉइंटमेंट वाला। तो इसलिए शायद ये सारा जो अफरा तफरी और शोर शराबा है वो फरवरी के पहले वीक में ज़्यादा आपको पकता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये डू और डाई मूवमेंट है कि या तो ये 26वीं आईनी तरमीम के रास्ते में रुकावट खड़ी की जाएगी अब कि इसको भाई रोका जाए, इस पर इम्प्लीमेंटेशन किसी हद तक, जो अभी तक रुकती नज़र नहीं आ रही। और अगर गवर्नमेंट इसको भी सारा कुछ करते हुए बुलडोज समेट जाती है तो फिर उसके बाद तो कोई ऑप्शन दूसरी साइड के पास बचेगा नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसके बाद तो ये खदशात इसीलिए आ रहे हैं। ये 10 तारीख को आपके ख्याल में 8 से ज़्यादा जजेस की भी तैनाती हो सकती है, और फिर क्या उसके बाद कोई फुल कोर्ट इजलास का भी इम्कान हो जाएगा? फिर तो अगली समाअत जब होगी 26वीं आईनी तरमीम के केस की, तो मेरा ख्याल है बेंच खुद पूछ रहा होगा जी कि वो ज़रा वो निकालें ना, वो फुल कोर्ट वाली पहले डिसाइड कर दें। हाँ। और फिर जिन्होंने दायर की हुई है वो शायद कह रहे होंगे कि नहीं जी अब ये फुल कोर्ट वो वाली सुनेगी जो पहले से मौजूद है। अच्छा। अब लार्जर बेंच बनेगा, तो ये एक नवा मसला खड़ा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। मसला तो एक और खड़ा हो चुका है, जो कल का ख़त आपने तो पढ़ा ही होगा। उस ख़त में एक जो चीज़ उन्होंने निकाली है वो देखें, वो सारी जज्बाती गुफ्तगू नहीं है, वो सिर्फ रिएक्शन नहीं है, वो आर्टिकल 200 के ऊपर जो एक डिबेट चली है। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उसमें एक सेक्शन इंसर्ट की जा रही थी 26वीं तरमीम में, और इनिशली जो ड्राफ्ट दिया गया JUI और दीगर पार्टीज़ को, उसमें वो शामिल थी कि जो जज ट्रांसफ़र होके आएगा उसकी कैरी करेगा पुरानी सीनियरिटी को, लेकिन फिर वो शिक ड्रॉप की गई और वो नहीं शामिल की गई। तो अब हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं जी कि अब तो वो जब इधर आएगा जज, जो भी जज साहब आएंगे, तो उनकी सीनियरिटी तो दोबारा से इधर शुरू होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनको कितना टाइम हुआ है। ये नहीं होगा कि लाहौर वाली लेके यहाँ के चीफ जस्टिस बन जाएं। तो इसीलिए उन्होंने तो लिखा है जी कि ये तो फ्रॉड टू द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये उनके अल्फाज। लेकिन देखें ये 26वीं आईनी तरमीम से पहले क्या सूरत हाल थी ये भी हमें देखना होगा। देखें तबादले की शिक तो मौजूद थी ना कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में सदर ममलकत जो है कंसल्टेशन के साथ वो अपॉइंट कर सकते हैं, मगर उस वक्त क्या रूल थे 26वीं आईनी तरमीम से पहले? क्या वो सीनियरिटी कैरी करता वो जज दूसरी हाई कोर्ट के लिए? तो ये भी हमें अब देखना होगा कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी। इसमें कोई शक नहीं कि 26वीं आईनी तरमीम का जब हिस्सा बनाने की कोशिश की इस नए असूल को कि वो कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो वो क्या असूल पहले रूल्स में मौजूद नहीं था? ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा अगर नहीं बनाने दिया कुछ हुकूमत की हलीफ जमातों ने, तो उसका कोई इम्पैक्ट तो आएगा ना, उस पे उनके जहन में कोई तो बात हुई होगी। अब इसको आप विजडम पे काउंट करेंगे ना, क्या इन साजों का विजडम क्या है, उन्होंने इसको क्यों ड्रॉप किया है कि यार ये ऐसे नहीं होगा। और कोई माजी की एग्जांपल ऐसी मिलती नहीं ना कि बंदे को ट्रांसफर करके चीफ जस्टिस बना दिया हो। इस का इस्तेमाल नहीं हुआ माजी में इतना नहीं इख्तियार इस्तेमाल हुआ, तो ये फर्स्ट टाइम का है ना। तो फर्स्ट टाइम जब आएगा तो फिर उसमें मेरा ख्याल है इंटरप्रिटेशन भी होनी है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह की शुरू हो चुकी हैं, तो इसलिए शायद फुल कोर्ट बड़ी ज़रूरी है कि उसको इंटरप्रेट कर ले कि चीज़ें किस तरफ जानी है। लेकिन अभी तक वैसे तो बहुत ज़बरदस्त कानूनी नुक्ते उठाए हैं इस्लामाबाद के 5 जजों ने,
और ऑब्वियसली एज अ जज उन्होंने जो चीज़ लिखी है वो तो इतनी डेफिनेटिव है कि उससे कोई शायद इख्तलाफ मुश्किल ही कर सकता है। और अब उन आइनी और कानूनी सवालात का जवाब डेफिनेटली चीफ़ जस्टिस को देना होगा, चाहे किसी भी फोरम पे वो दें, और ख़ास तौर पे हुकूमत को देना होगा, क्योंकि अब ये मामला पब्लिक तो हो चुका है वो ख़त। तो हुकूमत को भी अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन अहम कानूनी और आइनी सवालात का जवाब तो देना होगा। देखिए, ट्रांसफ़र का विजडम तो अब आर्टिकल 200 में पढ़े ना, वो क्या है, उसमें कहीं भी ये इंडोर्समेंट नहीं मिलती कि आप जाके तनाज़ा दूसरी हाई कोर्ट में पैदा करेंगे ट्रांसफ़र होके। ट्रांसफ़र का विजडम जो उसमें टोटल मिलता है वो ये मिलता है, जो उसकी लैंग्वेज है उससे तासुर ये मिलता है कि जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, उसके हकूक़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि वो यार एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको कोई इतना ओवर वेलकमिंग नहीं है कि वो वहाँ जाके तो बादशाह होगा। कहा जा रहा है जी कि वो अगर किसी प्रिंसिपल सेट पे नहीं होगा, दूसरी जगह जाएगा तो उसको फिर एडिशनल भी कुछ पर्क्स मिलेंगी, ठीक है। और फिर उसमें वाज़े तासुर मिलता है कि किसी हाई कोर्ट में अगर ज़रूरत है तो ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ से बंदा लाया जाएगा ना। अच्छा, फिर ये कंसेंट का जो एक रखा गया असूल, जो कि आर्टिकल 200 में भी लिखा है कि जिस जज का तबादला होना है उसकी मर्ज़ी रजामंदी लाजमी है, तो वो जज अपनी रजामंदी क्यों देगा कि अगर उसने नई हाई कोर्ट में जाके नई तारीख से हल्फ उठाना है और नई सीनियरिटी उसके सीनियरिटी में सबसे पीछे चला जाएगा, तो फिर तो कोई जज भी तबादले में राज़ी नहीं होगा, तो वो फिर रिडंडेंट नहीं हो जाएगा आर्टिकल 200। देखिए, मेरे ख्याल में आर्टिकल 200 जो है वो फॉर टाइम बीइंग ट्रांसफ़र की बात करता है कि इतने अरसे के लिए जी बंदा ले जाए, फिर वापस आ जाएगा वो अपने पेरेंट हाई कोर्ट में जहाँ का उसने ओथ लिया हुआ है, वहाँ कोई बैकलॉग क्लियर करना है या कोई 6 माह के लिए फ़र्ज़ किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस ऐसा लग गया है कि जिसके ऊपर ना बेंच जो है ना उसकी डिवीज़न में कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा, तो आप 2 जज ट्रांसफ़र करके ले आए, एडहॉक जज जिस तरह होते हैं, तो वो तो उस पैमाने पे परखा जा रहा है उसको, और हाई कोर्ट के 5 जजों ने भी उसी पे परखा है। और इसलिए वो कहते हैं कि एक मुस्तकिल ट्रांसफ़र करके उसको यहाँ का चीफ जस्टिस बनाना इसका कहीं भी नहीं है। यहाँ का चीफ जस्टिस लगाना और यहाँ मुस्तकिल नया जज लगाना जुडिशल कमीशन का इख्तियार है। उसको आर्टिकल 200 को इन्वोक करके उस सारे को रिडंडेंट नहीं कर सकते। देखिए, आप तो आर्टिकल 200 को रिडंडेंट करने की बात करते हो, आर्टिकल 200 की जवाब पर ये जो पूरा इंडक्शन का सिलसिला है जुडिशल कमीशन उसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता ना। तो वो तो ये पॉइंट रेज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के साथ अगर मुशावरत हो आपने वहाँ पे ये पॉइंट रेज करना है, वो आप मुतल्लिका चीफ जस्टिस साहिबान को ही कह रहे हैं, ये कोई एग्रेशन में नहीं ले सकते। अच्छा, वो बज़ाहिर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं कि आपने तबादला करना है तो कर दें, लेकिन आप उसकी सीनियरिटी जो है वो कैरी नहीं कर सकता। और उस हवाले से मेरे ख्याल में जो सीनियरिटी का असूल अल जहाद ट्रस्ट केस का भी उन्होंने बाबुल खैरी की जो जजमेंट थी केस की 1997 की, उसका भी हवाला दिया कि सीनियरिटी चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए डाइल्यूट तो हुई है मगर वो ख़त्म नहीं की गई, अभी भी 3 सीनियर मोस्ट में से ही चीफ जस्टिस। तो सीनियरिटी के असूल जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं चाहे 26वीं आईनी तरमीम में ही रिकगनाइज़ किया गया है, चाहे उसमें वो अब 3 हो गए, पहले 1 सीनियर मोस्ट जो भी था लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी थी। तो बहरहाल ये चीज़ अभी भी मौजूद है। सीनियरिटी की नई डेफिनेशन आ जाएगी ना ये, अगर आप वहाँ से ला के तो यहाँ पे डाल के फिर यहाँ वालों के ऊपर सीनियर करेंगे तो एक सीनियरिटी की एक नई डेफिनेशन आ जाएगी। अभी तक की जो है ना, जो 26वीं तरमीम के बाद भी है, उसमें ये है, उसका विजडम ये है कि तमाम 3 सीनियर्स को कंसिडर करके एक को आपने चीफ जस्टिस लगाना है। बिल्कुल। तो उसमें फिर आप बीच में मतलब ये ऐसे कतार में 3 बंदे खड़े हैं, एक पीछे से है और वो आगे खड़ा हो गया, सही कि जी मैं एक और जगह ना आपसे पहले का कतार में खड़ा था। आमतौर पे जो माजूरों का कोटा होता है उनको तो एक एज दिया जाता है, कोई माजूर है तो उसको व्हील चेयर वाला है तो उसको या तो उसकी अलग से विंडो बनानी जाती है या फिर कतार में उसको आगे खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो ठीक ठाक लोग हैं उनको तो अपनी बारी का इंतज़ार वैसे भी करना चाहिए। चलें, आप ये बताएं कि ये जो ख़त है, क्या ये ख़त बाद में किसी आइनी दरख्वास्त की भी शक्ल अख्तियार कर सकता है? मेरा ख्याल है उसमें जो ग्राउंड्स दी गई हैं इस पर कोई ना कोई पिटीशन तो डाल ही देगा। और कहाँ तो क्या जजेस खुद नहीं डाल सकते? नहीं, जजेस आप खुद, मेरा ख्याल है जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं तो जजेस को आगे शायद आना ही पड़े किसी न किसी लम्हे पर। लेकिन माजी में तो सीनियरिटी के ऊपर जजेस ने पिटीशनें की हैं। वकार सेठ मरहूम की पिटीशन है, लाहौर हाई कोर्ट के अमीर भट्टी लेकिन उनका बना किया है ना, बना किया है, क्या वो सुनी गई? वकार सेठ साहब दुनिया से चले गए और अभी उनका केस इधर फिर रहा होता है, ठीक है, और उस पर ऑब्जेक्शन रिमूव हो रहे हैं, मंदोखेल साहब चैम्बर में सुन रहे हैं। तो ये तो फिर वो पिटीशन जो रेमेडी इफेक्टिव रेमेडी नहीं है
जजेस के लिए। वो बाज़ जजेस कहते हैं ना जी कि फेयर ट्रायल सब के लिए, हमारे लिए नहीं, तो वो किसी हद तक ठीक कहते हैं कि इनकी चीज़ अगर वायलेट हो जाए तो फिर वो उनको पता है कि हमारी रिटायरमेंट की एज। शौकत सिद्दीकी साहब के साथ क्या हुआ, उन्होंने पिटिशनें डाली रखी ना, बाद में यही फैसला आया जी कि आपकी उम्र गुजर चुकी है, हम आपको जज नहीं बना सकते, लेकिन हम कहते हैं जी कि आप जज थे। चल, ये भी अच्छी बात है। सोहेल रशीद साहब, ये जो अब मंडे के दिन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई अपीलें भी लग रही हैं, कोई इमरान खान की सज़ाओं के ख़िलाफ़, उनके ऊपर क्या अपडेट है? देखिए, अपीलें अब उन्होंने ऑब्जेक्शन रिमूव करके दोबारा फ़ाइल कर दी हैं। अब उस पर बेंच बनने का मरहला है, तो ये भी चीज़ें देखनी है कि बेंच कौन सा बनेगा, क्योंकि जो नए जजेस आए उनके पास केसेस बहुत ज़्यादा जा रहे हैं इमरान खान के। एक ने तो वापस भी किया कि मैं नीचे भी सुन चुका हूँ, लेकिन दूसरे तो सुन रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी अरसे से बात चल रही थी कि 2 नए जजेस होंगे और एक नया डिवीजन बेंच होगा। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अगर एलिवेट होकर ऊपर आना है 10 दिन के बाद, तो इसका मतलब है वो तो ये अपील नहीं सुनेंगे, तो उनसे हट के कोई भी बनेगी। तो फिलहाल जस्टिस इनाम अमीन मिनास उनके साथ डीबी में है, तो कोई भी डिवीजन बेंच ये केस सुनेगा। तो ऐसे में मुझे लग रहा है अगर इस हफ्ते वो लगा तो वो उस डिवीजन बेंच में उन 6 में से या जस्टिस मियां गुल हसन और में से कोई शामिल होगा, उनके डिवीजन बेंच में ये केस लगेगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने का भी इम्कान है? आज 3 कमरे साफ़ हो रहे हैं, 2 नए जजेस के लिए हैं, तो एक में रहला कॉन्स्टिट्यूशन रूम जो है ना वो होगा उसकी कमेटी वगैरह के लिए, तो बनेगा। अच्छा। जब ये नई अपॉइंटमेंट हो जाएगी, और अगर 2 जजेस नए आते हैं, सिंध हाई कोर्ट से भी आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं, 2 अपॉइंट हो चुके हुए हैं, ठीक है, तो फिर मतलब एक काफ़ी चीज़ें मैनेजेबल, कम से कम तादाद तो 5 जजेस की होगी ना एनी बेंच की। हाँ, अब ये भी है कि क्या पता जी, ये इसमें कोई जो 2 खाली सामी हैं उनको भी पुल कर दिया जाए उनको भी पुल कर दिया जाएगा, और फिर एक अच्छा खासा वो बन जाएगा। और फिर बाकी जजेस जो है ना वो मेरा ख्याल है बैठे होंगे खत छत लिखने वाले, कह रहे होंगे खत ही क्यों लिखे जाएँ, जुर्म क्यों किए जाए। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद, हमें अपडेट देते अदालती महाज के ऊपर होने वाली डेवलपमेंट्स की, और जो पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती हुई है। हम ये याद दहानी कराते चलें, ये कोई पक्की नौकरी नहीं है, ये एडिशनल जजेस कहा जाता है इनको। हालांकि आइन में ये कहीं नहीं है कि बुनियादी तौर पे जुडिशल कमीशन ने जजेस को आर्जी तौर पे लगा के उनको साल के लिए देखना है, 2 साल के लिए देखना है, जैसे पहले हो चुका है सिंध हाई कोर्ट में। रियाजत अली सायर एडवोकेट को 2013-14 2 साल मौका दिया गया कारकर्दगी बेहतर बनाने का, फिर उनको निकाल दिया गया कि बेहतर नहीं हुई, और 10 साल बाद दोबारा उनको अब सिंध हाई कोर्ट में तैनात कर दिया गया है। तो ये कोई पक्की नौकरी नहीं है। नौकरी पक्की करने के लिए ना पक्की दोस्ती लगानी पड़ेगी इन मौजूद जजों को, चीफ जस्टिस साहिबान से और जुडिशल कमीशन के जो बड़े ही अहम अराकीन हैं। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।